होता क्या है ना, साल भर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स तैयार कर लेते हैं, रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन जाके क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। रीजन क्या है इसका? तो मैं कहूं इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, पिछले कुछ सालों में आने वाले क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको नहीं पढ़ा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिछले 3 या 4 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, उसको समझो, उसके लैंग्वेज को देखो, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनता है। तो इसी सिलसिले में कि आपकी एग्जामिनेशन में आपकी तैयारी अच्छे से हो, मैं चैप्टर वाइज PYQs बताने वाला हूं। हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं अभी फिलहाल जो हर एक बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, जो स्टेट बोर्ड से, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, सबके लिए जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि सारे बोर्ड्स के मैंने कॉमन क्वेश्चन उठाए। उसके बाद मैं बोर्ड वाइज बताऊंगा, क्योंकि अगले एक हफ्ते तक हम यही रिवीजन करेंगे कि पिछले कुछ सालों में चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी तो जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ना है, रट्टा मार देना है, क्योंकि इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। कुछ आ जाता है तो अलग चीज है। तो आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। हालांकि मैं आपको अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी बताऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आय प्रवाह के चक्राकार स्वभाव की व्याख्या कीजिए। हालांकि लैंग्वेज अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि हर एक बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को कॉमन लिया है, तो मैंने थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है यहाँ पर। तो आय के चक्राकार प्रभाव, या इसको कहते हैं आय का चक्रीय प्रभाव। आय का कौन सा प्रभाव? चक्रीय प्रभाव। और आय का वार्तुल प्रवाह के नाम से जानते हैं इसको। और कुछ अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के एग्जाम में आता है, तो ये ध्यान में रखना। अब बात ये आती है, सर ठीक है समझ में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ा भी है, आंसर कैसे लिखे? तो बहुत बड़ा टास्क है ये, हमें पता होना चाहिए कि आंसर लिखे कैसे। इकोनॉमिक्स में मैं बार बार बताता हूं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको पेज नहीं भरना होता है। इकोनॉमिक्स में पेज भरने के नंबर नहीं मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में एकदम कंटेंट टू कंटेंट आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं। आपको वो लिखना है जो बिल्कुल सही है। आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं छापनी है, क्योंकि आप इतिहास नहीं लिख रहे, आप इकोनॉमिक्स लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जहां पर तो आय के चक्रीय प्रभाव, चक्रीय स्वभाव की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो यहां पर क्या लिखना है? आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ। आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ लिखेंगे, जिसमें यह लिखा जा सकता है कि आय का एक ऐसा प्रवाह जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आपसी समायोजन करके चलता है, जहां पर एक क्षेत्र के द्वारा दूसरे क्षेत्र के सहयोग किया जाता है। जैसे उत्पादक को उत्पादन करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, और साधन जो है उपलब्ध कराया जाता है घरेलू क्षेत्र के द्वारा। घरेलू क्षेत्र को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवा चाहिए, जिसको उपलब्ध कराया जाता है उत्पादक क्षेत्र को द्वारा। इस प्रकार से उत्पादक और घरेलू क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए आय का सृजन करती हैं। जैसे जैसे आय का सृजन करती हैं तो अर्थ हो गया। अर्थ के बाद क्या करना है? आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है? व्याख्या करनी है। और व्याख्या करते हुए आपको एक चित्र तैयार करना है। इस तरह से तो चित्र में बताना है किस प्रकार से आय का सर्कल बनता है। आपके आगे लिखेंगे पूरे व्याख्या, जिसे मैंने बताया व्याख्या कर दिया। इस प्रकार यहां पर उत्पादकों के द्वारा आय का सृजन किया जाता है, ठीक है। उत्पादकों के द्वारा, यानी कि सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा मैं और समझे से कि उत्पादकों के द्वारा घरेलू क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते वस्तुओं एवं साधनों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने के बाद उससे आय का सृजन होता है। आय को अपनी आवश्यकता के लिए व्यय किया जाता है, और व्यय किस पर किया जाता है? वस्तु और सेवा पर। इस प्रकार से उत्पादन और व्यय का जन्म होता है। व्याख्या कर दिया। व्याख्या के अंतर्गत लिख दिया कि इसके अंतर्गत
तीन स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां होती हैं? तीन स्थितियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले उत्पादन है। उत्पादन क्या करता है? उत्पादन करता है आय का सृजन। यहां पर सबसे पहले आय सृजन होता है। आय क्या करता है? आय का वितरण करता है। और लास्ट में व्यय क्या करता है? आय का उपभोग करता होता है। ठीक है, तो यहां पर ये स्थितियां, तो आपको अगर आपने अर्थ लिख दिया, व्याख्या कर दिया, डायग्राम बना दिया, उस डायग्राम के अलग अलग बिंदुओं के बारे में लिख दिया, तो आपको पूरे मार्क्स यहां पर लिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बुक में भी दे रखा, ऑलरेडी कई बार मैंने एक्सप्लेन किया, देख लीजिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो ये है, आता ही आता है, आप बच नहीं सकते इससे। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि मैंने दो तीन तरीके बताया है। मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, आपसे कोई एक विधि के बारे में पूछा जाता है। या राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों के समझाइए। या राष्ट्रीय मापन की व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। या राष्ट्रीय मापन की आय विधि का मापन कीजिए। या फिर राष्ट्रीय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, विभिन्न गणना विधियों के बारे में बताइए। तो ये कई तरह से क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय मापन की विधियों के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर सबसे पहला जब उत्तर लिखेंगे, चाहे जैसा भी हो, चाहे एक विधि पूछा जाए या फिर आपके सारी विधियां पूछा जाए, सबसे पहला काम है आपका, आपको बताना है राष्ट्रीय आय का अर्थ। क्या बताना है? राष्ट्रीय आय का अर्थ बताना है। सबसे पहले लिखो, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्जित सभी साधन आय का योग तथा विदेशों से प्राप्त साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय गणना की विधियां की बात करते हैं। अगर आपसे तीनों विधियां पूछी जाती है तो यहां पर हेडिंग डालो और लिखो राष्ट्रीय आय गणना की विधियां, और पूरा फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट देखिए, एग्जामिनेशन में लिखने से ज्यादा दिखाने की कोशिश कीजिए। आपको फ्लो चार्ट बनाना है और इससे 3-4 लाइन भर जाएगा। तो राष्ट्रीय गणना की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 उत्पाद विधि, उत्पाद विधि, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, नंबर 1। और साथ ही साथ इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख दीजिए, दैट इज, बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन रहता है कि इंग्लिश वर्जन जरूर, प्रोडक्ट मेथड, हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिख दो आप, प्रोडक्ट मेथड, और दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी है? आय विधि। क्या बोलते हैं इसको? आय विधि, यानी कि इनकम मेथड, इनकम मेथड। और तीसरी विधि है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हालांकि ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय से, तो सबसे ज्यादा थ्योरी उत्पाद विधि से ही पूछा जाता है। अब आपको अगर एक पूछा जाता तो एक को डिस्क्राइब करो, तीनों को पूछा जाता तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो, क्योंकि तीनों के बारे में पूरा पूरा लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आपको मान लीजिए तीनों विधियों के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले उत्पाद विधि का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी गणना के चरण लिखने हैं, वो भी कैसे? संक्षिप्त रूप में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। और इसी चरण में आपको क्या लिख देना है? सूत्र लिख देना है। ऐसा ही आपको इन तीनों विधियों के लिए करना है। और ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 3 मार्क्स अलाउड होते हैं, उत्तराखंड बोर्ड में 6 होते हैं, यूपी बोर्ड में 10 होते हैं, अलग अलग बोर्ड में होते हैं, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई एक विधि पूछा जाता है तब क्या करना है? तो उस केस में आपको हर एक को डिटेल से बताना है। तो सबसे पहले उत्पाद विधि के बारे में क्या लिखेंगे? अगर कोई एक पूछा जाए, अगर एग्जाम में केवल एक विधि आता है तो आपको कहना सबसे पहले उत्पाद विधि का अर्थ लिखिए। ठीक है, उत्पाद विधि का अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने के बाद उत्पाद विधि की क्या कर देंगे? यहां पर व्याख्या कीजिए, उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। राष्ट्र अर्थ में क्या लिख सकते हैं? यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यह अर्थ हो गया। व्याख्या,
इसके अंतर्गत एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, जिसके लिए एक अर्थव्यवस्था की उत्पादन के सभी क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र के उत्पादों का जोड़ा जाता है, जिसमें से मूल्य वृद्धि को घटाने के बाद कुल मूल्य वृद्धि ज्ञात की जाती है और अंततः राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के विभिन्न चरणों को लिखना है। चरणों में क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन भी करना है और साथ साथ हर एक चरण के सूत्र भी लिखने हैं। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 चरण जो होती है और लास्ट में इसका संक्षिप्त रूप में इसका निष्कर्ष भी लिख देना है, तब जाकर आपको इसका पूरा आंसर मिलेगा। समझ आई ना। अगर एक पूछा जाए तो आपको इस लंबे चौड़े में लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको पैराग्राफ नहीं बनाना है। और तीनों पूछा जाए तो केवल इतना ही लिखेंगे, अर्थ, गणना के चरण और सूत्र, हर तीनों विधियों के लिखते चले जाएंगे तो काफी हद तक आपका ये लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऐसी विधि बता रहा हूं ताकि आपको लिखना कम पड़े और एग्जामिनेशन में तुरंत आप उसको कवर कर सके कम टाइम में ज्यादा मार्क्स। अब यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय की बेसिकली आज की डेट में ये देखा जा रहा है, खासकर सीबीएसई बोर्ड में राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं को नहीं पूछा जाता है, कोई 2 3 4 पूछा जाता है। ये पूछा जाता है निम्नलिखित अवधारणाओं को व्याख्या कीजिए। आपको कोई 4 3 4 दे रखा होता है, जैसा भी हो आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो जो भी अवधारणा है उसको अर्थ लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है और एक उदाहरण जरूर दे देना है। तो यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, तो जब उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखना है, राष्ट्रीय आय की 8 प्रमुख अवधारणाएं होती है। 8 प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी है? सबसे पहली है जीडीपी एमपी, और आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आप पर डिसाइड करता है कौन से मीडियम के हैं। तो जीडी, अगर आपको हिंदी मीडियम में तो पूरा नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका पूरा नाम है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसी प्रकार से सभी के बारे में फिर कौन सा हो गया, जीएनपीएमपी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा हो जाता है एनडीपीएमपी, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। चौथा होता है एनएनपीएमपी, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। पांचवा हो जाता है एनडीपीएफसी, साधन लागत पर, इसको क्या बोलते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। छठा हो जाएगा जीएनपीएफसी, सॉरी जीडीपीएफसी। सातवां है जीएनपीएफसी और लास्ट है एनएनपीएफसी। तो ये 8 प्रमुख अवधारणाएं हैं। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला काम है इसके अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने के बाद 2-3 लाइन में अर्थ हो जाएगा। उसके बाद इसका सूत्र लिखना है और उसके बाद एक उदाहरण अपने हिसाब से बना के दे देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा ही सबके बारे में करेंगे तो 2 लाइन में अर्थ, 1 लाइन में सूत्र, 2 लाइन में उदाहरण, सबका 5-5 लाइन हो जाएगा और 8-5 40 लाइन हो जाएगा। तो ज्यादा लंबा हो जाता है, देखते ज्यादा लंबा हो रहा है तो उदाहरण एक पहले 2 दिन का दे दो, बाद का मत दो, कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपसे कभी कभी आपसे ये ना पूछ के केवल क्या पूछा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा जा रहा है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, उस केस में सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या कर देंगे। ठीक है, फिर उसका क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, फिर एक उदाहरण दे देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में उदाहरण देने के बाद, क्योंकि 6 नंबर में या लॉन्ग में पूछा जाता है, इसकी 2-3 विशेषताएं भी लिख देंगे, तब जाके इसका आंसर आपको लॉन्ग के हिसाब से कंप्लीट होगा। क्योंकि हम केवल लॉन्ग की बात करेंगे, हम सब बात करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन फिलहाल हम हर चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। नोट कर रहे हैं ना पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय तथा शुद्ध राष्ट्रीय व्यय युक्त आय में क्या अंतर है। हालांकि बहुत सारे बोर्ड में इस शुद्ध राष्ट्रीय व्यय युक्त आय को हटा दिया गया है, फिर भी अंतर पूछा जाता है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रीय आय और
जब भी अंतर होता है, अंतर को 3 केस में लिखेंगे इस प्रकार से। अंतर लिखने का तरीका ऐसा है, तो यहां पर लिखेंगे अंतर का आधार, अंतर का आधार। ऐसे में आपको अंतरों का मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बहुत सारे लोग पैराग्राफ बना के अंतर लिखते हैं, वो रॉन्ग मेथड है। अंतर हमेशा ऐसे लिखेंगे। फिर यहां लिखेंगे राष्ट्रीय आय, और यहां लिखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय व्यय योग आय। व्यय योग को प्रयोज्य आय बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर यहां पर अंतर का आधार, जैसे पहला अंतर हो जाएगा अर्थ का, दोनों का अर्थ हो जाएगा। दूसरे लिखेंगे इसमें क्या का शामिल हो जाता है, इसके घटक। तीसरे में आप लिख दो इसका सूत्र। चौथे में लिख दो, ठीक है ना, चौथे राष्ट्रीय आय है, व्यय योग्य आय है, तो क्या इसमें NFI शामिल होता है। 5 में लिख दो, ठीक है, क्या इसमें हस्तांतरण आय शामिल हो जाता है, हस्तांतरण आय शामिल होता है या नहीं है। और छठे में कोई एक आध आप क्या लिख दो, उसका उदाहरण दे दो, बस हो जाएगा। उदाहरण सूत्र तो जितना ज्यादा आप देने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छे हैं। और 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जितने हिसाब से पूछा जाता है, आपको उस हिसाब से इसके मार्क्स देने हैं। हालांकि ये सब सारे आंसर मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल लगता है, सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं हो पा रहा है। उस क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करूंगा। मैं इस बात की मैं गारंटी देता हूं और आपसे वादा करता हूं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा मुझे बताइए, मैं आपको, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर मेरा चैनल की डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से निकाल के मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर किसी भी हालत में प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादक वस्तुओं में क्या अंतर है। अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तुओं में अंतर है। यहां पर भी सेम, सबसे पहले अंतर का आधार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां लिखेंगे उपभोक्ता वस्तु। उपभोक्ता वस्तु को उपभोग वस्तु के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर हो गया उत्पादक वस्तु, उत्पादक वस्तु। ये हालांकि ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में कम आता है और शॉर्ट में आता है, व्याख्यात्मक नहीं होता है, मतलब नॉर्मली। यहां पर भी सेम, सबसे पहले आप इसका क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोगकर्ता कौन होता है, इसका उपयोग कौन करता है, उपयोगकर्ता, ठीक है। उसके बाद इसके उदाहरण दे देंगे, क्या दे देंगे, इसके उदाहरण दे देंगे। उसके बाद देखेंगे इसका ये अंतिम वस्तु है या नहीं। कई प्रकार से इसके आंसर आप 4-5 लाइन में, 4-5 पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे उपभोक्ता वस्तु एक ऐसी वस्तु जिसका अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। उत्पादक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उपभोग के लिए किया जाता है। इसका अंतिम इसका उपयोगकर्ता उत्पादक और उपभोक्ता वस्तु, एक उपभोक्ता भी होता है, एक उत्पादक भी होता है, जबकि उत्पादक वस्तु का प्रयोग केवल निर्माता होता है। उदाहरण दे दीजिए इसके अंदर। अगर उदाहरण हो गया जैसे कच्चा माल हो गया, उत्पादों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अलावा बिस्किट हो गया, कपड़े हो गए, ये सब हो गया। उत्पादक वस्तु में मशीनें वगैरह आ जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पर भी सेम, आपको अंतर का आधार लिखना है, किस बेस में, और आधार में हो जाएगा सबसे पहले अर्थ, ठीक है। यहां पर इसकी स्थिति कैसी होती है, ठीक है। यहां पर कौन कौन से चर इसमें शामिल होते हैं, और यहां पर भी सेम, यहां पर इसके उदाहरण लिखने हैं, हो जाएगा। और कहीं पर भी अंतर आपसे पूछा जाता है, चाहे वो स्टॉक है, स्टॉक क्या, स्टॉक वह चर होता है जिसको एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, और प्रवाह वो है जिसको एक समय अवधि के अंतर्गत मापा जाता है। उदाहरण जरूरी है। और यहाँ पर स्टॉक और प्रवाह के अंतर के साथ साथ इसका अर्थ भी पूछा सकता है। तो अंतर पढ़ लेंगे तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ पढ़ लेंगे तो अंतर भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी चीज पढ़ते हैं आप तो ऐसे पढ़िए कि उसका प्रयोग हम दोनों जगह कर सकते हैं, अंतर में भी और आधार में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पर भी सेम,
अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसका अंतिम रूप से उपभोक्ताओं की तरह प्रयोग किया जाता है, जिसको किसी प्रकार से दोबारा विक्रय नहीं किया जाता, पुनः विक्रय नहीं होता है। मध्यवर्ती वह वस्तु होती है जिसका जो अभी भी अंतिम रूप से प्रयोग की स्थिति में नहीं है, उसका पुनर्विक्रय किया जाता है। अंतिम वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया से बाहर होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया के अंतर होती हैं। समझ में आ गया? अंतिम वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का पूर्णतः मूल्य वृद्धि हो चुका होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य वृद्धि होना अभी बाकी है। अंतिम वस्तुओं का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से अंतरों को आप स्पष्ट लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बाई चांस आपको आधार नहीं पता हो रहा है तो फिर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट कॉलम बना के ही लिखना है। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में क्या अंतर है? मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा, इसमें इसका अंतर भी पूछा जा सकता है और इसका अर्थ भी पूछा सकता है। अंतर जब आएगा तो उसमें अर्थ तो लिखना ही लिखना होता है। तो यहाँ पर भी सेम आपको करना है, आधार लिखना है, फिर उसका अंतर आधारों के आधार पर स्पष्ट करना है। एक तरफ लिखेंगे हम मौद्रिक प्रवाह और एक तरफ लिखेंगे हम वास्तविक प्रवाह। तो मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह क्या है? आधार अर्थ, ठीक है। दो फर्म और घरेलू क्षेत्र के बीच में मुद्रा के हुए लेन देन को हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, जबकि साधन और वस्तुओं के लेन देन को वास्तविक प्रवाह कहते हैं। नंबर 2, वास्तविक को पहले लिखेंगे तो बेटर, हमेशा देखिएगा वास्तविक को पहले लिखिए मौद्रिक, क्योंकि मौद्रिक प्रवाह बाद में होता है, पहले वास्तविक प्रवाह होता है। वास्तविक प्रवाह में भौतिक वस्तु को शामिल किया जाता है, जबकि मौद्रिक प्रवाह में केवल मौद्रिक वस्तु को शामिल किया जाता है। वास्तविक प्रवाह उत्पादन प्रक्रिया की सबसे पहली प्रवाह है और मौद्रिक प्रवाह वास्तविक प्रवाह के उपरांत उत्पन्न होता है, ठीक है। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत उत्पादकों के द्वारा फर्म घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाओं को हासिल किया जाता है और उनको वस्तु सेवाएं प्रदान की जाती है। और मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र के द्वारा फर्म को जो है मौद्रिक भुगतान किया जाता है और उत्पादक क्षेत्र के द्वारा साधनों का भुगतान किया जाता है। उसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे यहाँ पर छोटा सा, क्योंकि ये इसमें आपका डायग्राम चित्र बन सकता है। इस प्रकार से चित्र बना देंगे तो और बेटर हो जाएगा। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आता है वो इस तरह से होता है, दोहरी गणना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, दोहरी गणना की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत बार रिपीट हुआ है, तो सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे दोहरी गणना क्या है। दोहरी गणना, दोहरी गणना का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग, ठीक है। दोहरी गणना क्या है? राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी भी वस्तु का मूल्य को एक से अधिक बार शामिल कर लेने की स्थिति को दोहरी गणना कहते हैं। मतलब यहाँ पर सबसे पहले दोहरी गणना क्या है, उसका अर्थ, और उसी के साथ आप इसका एक उदाहरण दे दो किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार किसान द्वारा उगाए गए गन्ने को गन्ना मिल को बेचा जाता है कितने रुपए में। तो उदाहरण यहाँ पर कौन हो गया, किसान ने क्या उगाया, गन्ना, और गन्ने को कितने में बेचा, इस तरह से पूरा उदाहरण देके 1000 रुपए में। उसके बाद कौन सा हो गया, मिल, ठीक है। मिल ने क्या उत्पादन किया, चीनी, और चीनी को बेचा उसने 2000 रुपए में। फिर कौन है, फैक्ट्री, मिठाई फैक्ट्री में क्या बना, मिठाई बनी, और मिठाई को बेचा जाए कितना रुपए में, 4000 में। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय को क्या शामिल किया जाता है, 1000, 2000 और 3000, 4000, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 7000। तो इस स्थिति को हम दोहरी गणना की स्थिति है, क्योंकि गन्ने का मूल चीनी में शामिल है, चीनी का मूल मिठाई में शामिल है, इस पर अंतिम वस्तु जो है मिठाई, ये हमें केवल मिठाई के मूल को शामिल किया जा रहा है। उदाहरण दे दिया। उसके बाद है दोहरी की समस्या को कैसे किया जाए, समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, दोहरी गणना को समस्या को दूर करने का उपाय। तो इस समस्या को दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय है। नंबर 1,
अंतिम उत्पाद विधि, इसको उत्पाद विधि भी कहते हैं। नंबर 2 मूल वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत किसी वस्तु के केवल अंतिम मूल्य को वर्गीकृत, केवल अंतिम मूल्य को शामिल किया जाए, इससे उसके पहले जो भी चरण है उसको इसमें छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से बाकी चरणों को छोड़ने से केवल अंतिम वस्तु शामिल होते हैं, इससे दोहरी गणना से बचा जा सकता है। नंबर 2 हर चरण में उत्पादन मूल्य में से उसके मध्यवर्ती मूल्य को घटाने के बाद जो मूल्य वृद्धि उत्पन्न होती है उसके मूल्य को जोड़ के हम जो है राष्ट्रीय गणना, 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा दोहरी गणना से समझा जा सकता है। तो इस चैप्टर के ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने बताया है, जो आपके एग्जाम में आता है। हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ऐसे हर चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम के लिए परफेक्ट हो सके। उसके बाद सैंपल पेपर का तो है ही है, वो लगातार मैं आपको बता भी रहा हूँ, दे भी रहा हूँ। कोई भी डाउट सैंपल पेपर चाहिए जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपका प्यार बना के रखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सके। थैंक यू एंड बाय।